प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी पॉडकास्टर लैक्स फ्रीडमैन से खास बातचीत की। ये इंटरव्यू करीब 3 घंटे तक चला, जिसमें भारत ही नहीं बल्कि देश दुनिया से जुड़े कई सवालों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिए। पीएम मोदी ने आरएसएस, भारत पाकिस्तान संबंध, अमेरिका और चीन समेत कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। तो वहीं पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल के गांव का भी जिक्र किया और फुटबॉल के क्षेत्र में उसके योगदान को याद किया। 17 साल की उम्र में एक और रोमांचक भाग आता है, जब आप घर छोड़कर 2 साल तक हिमालय में घूमते रहे। आप अपने उद्देश्य, सच और भगवान की तलाश में थे। वैसे आपके उस समय के बारे में लोग कम ही जानते हैं। आपका घर नहीं था, आपके पास कोई चीजें नहीं थी, आपका जीवन एकदम सन्यासी वाला था। आपके पास सिर के ऊपर छत नहीं होती थी। आप उस समय के कुछ आध्यात्मिक पलों, पद्धति या अनुभवों के बारे में बात करना चाहेंगे? आपने, मुझे लगता है, काफी मेहनत की। देखिए, मैं इस विषय में ज्यादा बातें बहुत करता नहीं। कुछ मैं बाहरी चीजें आपको जरूर कह सकता हूं। अब देखिए, मैं एक छोटे से स्थान पर रहा। हमारी जिंदगी एक सामूहिकता की थी, क्योंकि लोगों के बीच में ही रहना, जीना वही था। और एक लाइब्रेरी थी गांव में, तो वहां जाना, किताबें पढ़ना। अब उन किताबों में जो मैं पढ़ता था, तो मुझे लगता था कि मुझे अपने जीवन को, कि हम भी क्यों न ऐसे ट्रेन करें अपने जीवन को, ऐसी इच्छा होती थी। जब मैं स्वामी विवेकानंद जी के लिए पढ़ता था, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए पढ़ता था, ये कैसे करते थे, कैसे जीवन को बनाते थे। और उसके लिए मैं भी अपने साथ काफी प्रयोग करता रहता था। मेरे अच्छा, उस प्रयोगों का तो लेवल ऐसा ही था कि जिसको हम कहेंगे एक शरीर के साथ जुड़े हुए रहते थे। जैसे मेरे यहाँ उतनी ठंड नहीं होती है, लेकिन दिसंबर महीने में ठंड होती है कभी। लेकिन फिर भी रात में और ठंडा लगता है, स्वाभाविक है। तो मैं कभी तय करता था कि मैं आज कहीं खुले में बाहर सो जाऊंगा और कुछ भी शरीर पे ओढ़ने के लिए नहीं लूंगा, देखता हूं ठंड क्या करती है। तो मैं कभी कभी शरीर के साथ ऐसे प्रयोग बहुत छोटी आयु में कर लेता था, और वो मुझे हमेशा रहता था। और मेरे लिए लाइब्रेरी में जाना और बाकी काफी चीजें पढ़ना, तालाब जाना, परिवार के सब लोगों के कपड़े धोना, और मुझे स्विमिंग का काम मेरा हो जाता था। मेरा फिजिकल एक्टिविटी स्विमिंग ही हुआ करती थी। तो ये सारी चीजें मेरे जीवन से जुड़ी हुई थी। उसके बाद जब मैं विवेकानंद जी को पढ़ने लगा, तो मैं जरा और आकर्षित होने लगा। एक बार मैंने स्वामी विवेकानंद जी के लिए पढ़ा। उनकी माता जी बीमार थी, हम वो रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए। उनसे झगड़ा करते थे, उनसे बहस करते थे अपने प्रारंभिक काल में। वे बौद्धिक भी जितनी शक्ति का उपयोग कर सकते थे, करते थे। और कहें कि मेरी माँ बीमार है, मैं पैसे कमाता तो आज माँ की कितनी सेवा करता, वगैरह वगैरह। तो रामकृष्ण देवा ने कहा, भाई मेरा सब सर क्यों खा रहे हो तुम? जाओ माँ काली के पास जाओ, माँ काली है, उसे मांगो तुझे जो चाहिए हो। तो विवेकानंद जी गए, माँ काली की मूर्ति के सामने घंटों तक बैठे, साधना की, बैठे रहे। कई घंटों के बाद वापस आए, तो रामकृष्ण देव ने पूछा, अच्छा भाई, मांग लिया तूने माँ से? नहीं, बोले मैंने तो नहीं। अच्छा, बोले दोबारा जाना कल।
तेरा काम माँ करेगी, माँ से मांगो ना। दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए, और उन्होंने देखा कि भाई मैं क्यों कुछ मांग नहीं सकता था। मेरी माँ की तबीयत खराब थी, मुझे जरूरत थी, लेकिन मैं माँ के पास बैठा हूं, मैं साक्षात माँ का ऐसे खोया हुआ उसमें, लेकिन मैं कुछ भी मांग नहीं पाता हूं माँ से। ऐसे ही खाली हाथ लौट के आता हूं और रामकृष्ण देव जी को कहता हूं कि मैं तो खाली हाथ चला है, मैंने कुछ नहीं मांगा। देवी के पास जाना और कुछ मांग न पाना, उस एक बात ने उनके मन के अंदर एक ज्योति जला दी, एक स्पार्किंग था उनके जीवन में, और उसी में से देने का भाव। मैं समझता हूं कि शायद विवेकानंद जी का वो छोटी सी घटना मेरे मन पे थोड़ा प्रभाव कर गई कि जगत को क्या दूंगा, शायद संतोष उससे पैदा होगा। जगत से मैं कुछ पाने के लिए तो मेरे मन में पाने की भूख ही जगती रहेगी। और उसी में था कि भाई शिव और जीव का एकात्म क्या होता है। शिव की सेवा करनी है तो जीव की सेवा करो, शिव और जीव में एकत्व की अनुभूति करो। सच्चा अद्वैत इसी में जिया जा सकता है। तो ऐसे विचारों को मैं खो जाता था। आपके जीवन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि आपने जीवन भर अपने देश भारत को सबसे ऊपर रखने की बात कही है। जब आप 8 साल के थे तब आप आरएसएस में शामिल हुए, जो हिंदू राष्ट्रवाद के विचार का समर्थन करता है। क्या आप आरएसएस के बारे में बता सकते हैं और उनका आप पर क्या प्रभाव पड़ा? आप जो भी आज हैं और आपके राजनीतिक विचारों के विकास पर उनका क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, एक तो बचपन में कुछ न कुछ करते रहना ये स्वभाव था मेरा। मुझे याद है मेरे यहाँ एक माकोसी, मुझे नाम बोला या नहीं, वो सेवा दल के शायद हुआ करते थे, माकोसी सोनी ऐसा कुछ भी थे। अब वो एक बजाने वाली डफली जैसा रखते थे अपने पास, और देशभक्ति के गीत, और उनकी आवाज भी बहुत अच्छी थी। तो हमारे गांव में आते थे तो अलग अलग जगह पे उनके कार्यक्रम होते थे, तो मैं पागल की तरह बस उनको सुनने चला जाता था। रात रात भर उनके देशभक्ति के गाने सुनता था, मुझे मजा आता था। क्यों आता तो पता नहीं है। वैसे ही मेरे यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा चलती थी। शाखा में तो खेलकूद होता, लेकिन देशभक्ति के गीत होते थे। वो मन को जरा बड़ा मजा आता था, एक मन को छूता था, अच्छा लगता था। तो ऐसे ही करके हम संघ में आ गए। तो संघ के एक संस्कार तो मिले कि भाई कुछ भी सोचो करो, अगर वो पढ़ते हो तो भी सोचो कि मैं इतना पढ़ूं मैं देश के काम आऊं। अगर व्यायाम करता हूं मैं ऐसा व्यायाम करो कि मेरा शरीर भी देश को काम आए। ये संघ के लोग सिखाते रहते हैं। अब संघ एक बहुत बड़ा संगठन है, शायद अब उसके 100 साल हो रहे, ये 100वां वर्ष है। और दुनिया में इतना बड़ा स्वयंसेवी संगठन कहीं होगा ऐसा मैंने तो नहीं सुना है। करोड़ों लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन संघ को समझना इतना सरल नहीं है। संघ के काम को समझने का प्रयास करना चाहिए। और संघ स्वयं तो एक पर्पज ऑफ लाइफ जिसको कहे, इसके विषय में आपको एक अच्छी दिशा देता है। दूसरा, देश ही सब कुछ है और जन सेवा ही प्रभु सेवा है। ये जो हमारे वेद काल से जो कहा गया है, जो हमारे ऋषियों ने कहा, जो विवेकानंद ने कहा, वही बातें संघ के लोग करते हैं। तो स्वयंसेवक को कहते हैं भाई तुम्हें संघ में से जो प्रेरणा मिली वो 1 घंटा शाखा है, वो स्वयं नहीं, यूनिफॉर्म पहनना वो स्वयं संघ नहीं है। तुमने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। और वो प्रेरणा के आज ऐसे काम चल रहा है, जैसे
कुछ स्वयंसेवकों ने सेवा भारती नाम का संगठन खड़ा किया है। ये सेवा भारती जो गरीब बस्तियां होती है, झुग्गी झोपड़ी में गरीब लोग रहते हैं, जिसको वो सेवा बस्ती कहते हैं, मेरी मोटी मोटी जानकारी है करीब 1.25 लाख सेवा प्रकल्प चलाते हैं वो, और किसी सरकार की मदद के बिना, जो समाज की मदद से वहां जाना, समय देना, बच्चों को पढ़ाना, उनके हेल्थ की चिंता करना, ऐसे ऐसे काम करते हैं। संस्कार उनके अंदर लाना, उस इलाके में स्वच्छता का काम करना, यानी बिल्कुल 1.25 लाख एक छोटा नंबर नहीं है। वैसे कुछ स्वयंसेवक हैं, संघ में से ही गढ़े हुए हैं, वो वनवासी कल्याण आश्रम चलाते हैं, और वो जंगलों में आदिवासियों के बीच में रह करके आदिवासियों की सेवा करते। 70,000 से ज्यादा वन टीचर वन स्कूल, एकल विद्यालय चलाते हैं। और अमेरिका में भी कुछ लोग हैं जो उनको लिए शायद $10 या $15 का डोनेशन करते हैं इस काम के लिए, और वो कहते हैं कि एक कोका कोला नहीं पीनी है इस महीने, एक कोका कोला मत पियो, और उतना पैसा ये एकल विद्यालय को दो। अब 70,000 एकल विद्यालय आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए करना। कुछ स्वयंसेवकों ने शिक्षा में क्रांति लाने के लिए विद्या भारती नाम का संगठन खड़ा किया। करीब 25,000 स्कूल चलते हैं उनके देश में, और 30 लाख से छात्र एट अ टाइम होते हैं। और मैं मानता हूं तक करोड़ों विद्यार्थियों को, और बहुत ही कम दाम में पढ़ाई हो, और संस्कार को भी प्राथमिकता हो, जमीन से जुड़े हुए लोग हो, कुछ न कुछ हुनर सीखे, समाज पर बोझ न बने, यानी जीवन के हर क्षेत्र में वे, चाहे महिला हो, युवा हो, इवन मजदूर, शायद उन मेंबरशिप के हिसाब से मैं कहूं तो भारतीय मजदूर संघ है, शायद उसके 55,000 के करीब यूनियंस है शायद, और करोड़ों की तादाद में उनके मेंबर्स हैं। शायद दुनिया में इतना बड़ा लेबर यूनियन कुछ नहीं होगा। और सिखा कैसा जाता है, लेफ्टिस्ट लोगों ने मजदूरों की मूवमेंटों को बड़ा बल दिया। लेबर मूवमेंट जो लगे हैं उनका नारा क्या होता है, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, फिर देख लेंगे, ये भाव होता है। ये मजदूर संघ वाले क्या कहते हैं, जो आरएसएस की शाखा से निकले हुए स्वयंसेवक मजदूर संघ चलाते हैं, वो कहते हैं वर्कर्स यूनाइट द वर्ल्ड। वो कहते हैं वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, ये कहते हैं वर्कर्स यूनाइट द वर्ल्ड। यूनाइट द वर्ल्ड। ये कितना बड़ा वाक्य, 2 शब्दों में इधर उधर है, लेकिन कितना बड़ा वैचारिक बदलाव है। ये संघ की शाखा से निकले हुए लोग अपनी रुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति के अनुसार जब काम करते हैं तो इस प्रकार के गतिविधियों को बल देते हैं। और जब इन कामों को देखेंगे तब आपको 100 साल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत के सारे चकाचौंध दुनिया से दूर रहते हुए एक साधक की तरह समर्पित भाव से, तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि ऐसे पवित्र संगठन से मुझे संस्कार मिले जीवन के, लाइफ ऑफ पर्पज में जो मिला। फिर मेरा सौभाग्य रहा कि मैं कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए संतों के बीच चला गया, तो वहां मुझे एक आध्यात्मिक अधिष्ठान मिला, तो शिस्त मिली, लाइफ ऑफ पर्पज मिला, संतों के बाद आध्यात्मिक अधिष्ठान मिला। स्वामी आत्मस्थानंद जी जैसे लोगों ने जीवन भर मेरा हाथ पकड़ करके रखा, हर पल मेरा मार्गदर्शन करते रहे। तो रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद जी, उनके विचार, संघ के सेवा भाव, इन सब ने मुझे घड़ने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। लेकिन उन्होंने भारत के विचार को आगे बढ़ाने में भी मदद की है। वह कौन सा विचार है जो भारत को एकजुट करता है? एक राष्ट्र के रूप में भारत क्या है? वह कौन सा बुनियादी विचार है जो इन सभी अलग अलग समाजों, समुदायों और संस्कृतियों को
एकजुट करता है? आपको क्या लगता है? देखिए, एक भारत एक सांस्कृतिक पहचान है, एक सांस्कृतिक हजारों साल पुराना सिविलाइजेशन है। भारत की विशालता देखिए, 100 से ज्यादा लैंग्वेजेस, हजारों बोलियां। आप भारत में कुछ मील पर जाएंगे, हमारे यहाँ कहते हैं 20 मील पर जाने पर बोली बदल जाती है, कस्टम बदल जाते हैं, कुजिन बदल जाता है, पहनाव बदल जाता है। दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक आप सारे देश में विविधताएं दिखेगी। लेकिन जब थोड़ा और गहरा जाएंगे तो आपको एक तंतु मिलेगा। जैसे मैं कहूं, हमारे यहाँ भगवान राम की चर्चा हर मुंह से सुनने को मिलेगी, राम का नाम हर जगह पर सुनने को मिलेगा। लेकिन अब आप देखेंगे, तमिलनाडु से शुरू करेंगे, जम्मू कश्मीर तक जाएंगे, आपको कोई न कोई व्यक्ति मिलेंगे जिनके नाम में कहीं न कहीं राम होगा। एक और बहुत ही ऐतिहासिक और जटिल टकराव रहा है, वह है भारत और पाकिस्तान का टकराव। ये दुनिया के सबसे खतरनाक टकराव में से एक है। दोनों ही परमाणु शक्ति हैं, दोनों की विचारधारा काफी अलग है। आप शांति चाहते हैं, आप दूर की सोचने वाले नेता हैं। आप भारत पाकिस्तान के बीच दोस्ती और शांति का क्या रास्ता देखते हैं? एक तो कुछ इतिहास की जो बातें हैं जिसको शायद दुनिया के बहुत लोगों को पता नहीं है। 1947 से पहले आजादी की लड़ाई सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ रहे थे। और देश आजादी के लिए, आजादी का जश्न मना का इंतजार कर रहा था। उसी समय क्या मजबूरियां रही होगी, वो कई उसके भी पहलू हैं, उसकी लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन उस समय जो भी नीति निर्धारक लोग थे, उन्होंने भारत के विभाजन को स्वीकार किया। और मुसलमानों को उनका अलग देश चाहिए तो भाई दे दो, ऐसा। और भारत के लोगों ने सीने पे पत्थर रख के बड़ी पीड़ा के साथ इसको भी मान लिया। लेकिन माना तो उसका परिणाम ही उसी समय ये आया कि लाखों लोग, कत्लेआम चला। पाकिस्तान से ट्रेनें भर भर करके लहूलुहान और लोग और लाशें आने लगी। बड़ा डरावना दृश्य था। उन्होंने अपना पाने के बाद उनको लगना चाहिए था कि चलो भाई हमें हमारा मिल गया, भारत को लोगों ने दे दिया है, भारत का धन्यवाद करें, हम सुख से जिए। उसके बजाय उन्होंने लगातार भारत से संघर्ष का रास्ता चुना। अब प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। अब ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आइडियोलॉजी ऐसी थोड़ी होती है, लोगों को मारो काटो, टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करने का काम चल रहा है। और सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, अब दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहां से मिला? पाकिस्तान में ही शरण लेके बैठा था। तो दुनिया पहचान गई है कि ये प्रकार से आतंकवादी प्रवृत्ति, आतंकवादी मानसिकता, और वो सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। और हम लगातार उनको कहते रहे हैं कि इस रास्ते से किसका भला होगा, आप आतंकवाद के रास्ते को छोड़ दीजिए, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो बंद होना चाहिए, नॉन स्टेट एक्टरों के हाथ में सब छोड़ दिया है, क्या होगा फायदा। और इसकी शांति के प्रयासों के लिए मैं खुद लाहौर चला गया था। मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था
ताकि एक शुभ शुरुआत हो। लेकिन हर बार हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिलेगी और सुख शांति के रास्ते पर जाएंगे, और वहां की आवाम भी दुखी होगी ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि वहां की आवाम भी ये नहीं चाहती होगी कि रोजमर्रा की जिंदगी जिए। इस प्रकार के मारधार, लोही लुहान, कट बच्चे मर रहे हैं, जो टेररिस्ट बन करके आते हैं, उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश करके एक स्टेट है सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में, वहां शहडोल करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां सारा ट्राइबल बेल्ट है, काफी लोग ट्राइबल लोग रहते हैं। तो मैं वहां ट्राइबल विमेन के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं उनसे बातचीत करने का मुझे एकदम पसंद आता है, ऐसा लोगों से बातचीत करना। तो मैं मिलने गया था, लेकिन वहां मैंने देखा कि कुछ स्पोर्ट्स के ड्रेस में पहने हुए 80-100 नौजवान, छोटे बच्चे, थोड़े नौजवान, थोड़ी बड़ी आयु के, सब लोग एक ही प्रकार। तो मैं स्वाभाविक उनके पास गया, तो मैंने कहा भाई आप लोग कहाँ से हैं सब? तो बोले हम मिनी ब्राजील से हैं। मैं कहा मिनी ब्राजील क्या है भाई तेरा? तो बोले हमारे गांव को लोग मिनी ब्राजील कहते हैं। मैं कहा कैसे मिनी ब्राजील कहते हैं? बोले हमारे गांव में से हर परिवार में 4-4 पीढ़ी से लोग फुटबॉल खेलते हैं। नेशनल प्लेयर 80 के करीब हमारे गांव से निकले हैं। पूरा गांव फुटबॉल को समर्पित है, और वो कहते हैं कि हमारे गांव का एनुअल मैच जब होता है तो 20-25 हजार दर्शक आसपास के गांव से लोगों से आते हैं। तो भारत में फुटबॉल का जो इन दिनों क्रेज बढ़ रहा है, मैं उसके शुभ संकेत मानता हूं।